यस क्लास 7th। आज हम वसंत में चैप्टर नंबर 18 संघर्ष के कारण मैं तुनक मिजाज हो गया धनराज पिल्ले। ठीक है, तो इसका रिवीजन करेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करिए रीडिंग वंस। ओके मैम। पाठ 18 संघर्ष के कारण मैं तुनक मिजाज हो गया धनराज पिल्ले। हॉकी के सुप्रसिद्ध खिलाड़ी धनराज पिल्ले जब 35 वर्ष के हो गए, उनका एक साक्षात्कार विनीता पांडे ने लिया था। इस साक्षात्कार का संपादित अंश यहाँ दिया जा रहा है। मैम विनीता कौन पढ़ेगा? विनीता काव्या पढ़ लो तुम। ओके मैम। खिड़की पुणे की तंग गलियों से लेकर मुंबई के हीरानंदानी पवई कॉम्प्लेक्स तक आपका सफर बहुत लंबा और कष्ट साधक रहा है। उस सफर के बारे में कुछ बताएं। बचपन मुश्किलों से भरा रहा। हम बहुत गरीब थे। मेरे दोनों बड़े भाई हॉकी खेलते थे, उन्हीं के चलते मुझे भी उसका शौक हुआ, पर हॉकी स्टिक खरीदने तक की हैसियत नहीं थी मेरी, इसलिए अपने साथियों की स्टिक उधार मांगकर काम चलाता था। वह मुझे तभी मिलती जब वे खेल चुके होते थे। इसके लिए मुझे बहुत धीरज के साथ अपनी बारी का इंतजार करना पड़ता था। मुझे अपनी पहली स्टिक तब मिली जब मेरे बड़े भाई को भारतीय कैब के लिए चुन लिया गया। उसने मुझे अपनी पुरानी स्टिक दे दी। वह नई तो नहीं थी, लेकिन मेरे लिए बहुत कीमती थी, क्योंकि वह मेरी अपनी थी। मैंने अपनी जूनियर राष्ट्रीय हॉकी सन 1985 में मणिपुर में खेली। तब मैं सिर्फ 16 साल का था। देखने में दुबला पतला और छोटे बच्चे जैसा चेहरा। अपनी दुबले पतली कद काठी के बावजूद मेरा ऐसा दबदबा था कि कोई मुझसे भिड़ने की कोशिश नहीं करता था। मैं बहुत जुझारू था, मैदान में भी और मैदान से बाहर भी। 1986 में मुझे सीनियर टीम में डाल दिया गया और मैं बोरिया बिस्तरा बांधकर मुंबई चला आया। उस साल मैंने और मेरे बड़े भाई रमेश ने मुंबई लीग में बेहतरीन खेल खेला। हमने खूब धूम मचाई। इसी के चलते मेरे अंदर एक उम्मीद जागी कि मुझे ओलंपिक 1988 के लिए नेशनल कैंप से बुलावा जरूर आएगा, पर नहीं आया। मेरा नाम 57 खिलाड़ियों की लिस्ट में भी नहीं था। बड़ी मायूसी हुई, मगर एक साल बाद ही ऑल इवन एशिया कप के कैंप के लिए मुझे चुन लिया गया। तब से लेकर आज तक मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। आपका विद्यार्थी जीवन कैसा रहा? अपने स्कूल के दिनों से आपकी किस प्रकार की यादें जुड़ी हैं? मैं पढ़ने में एकदम फिसड्डी था। किसी तरह 10वीं तक पहुंचा, मगर उसके आगे तो मामला बहुत कठिन था। एक बात कहूं, अगर मैं हॉकी खिलाड़ी ना होता तो शायद एक चपरासी की नौकरी भी मुझे ना मिलती। आज मैं बैचलर ऑफ साइंस या आर्ट से भले ही ना हूँ, पर गर्व से कह सकता हूँ कि मैं बैचलर ऑफ हॉकी हूँ। हंसते हुए और मेरी शादी के लिए आप मुझे मास्टर ऑफ हॉकी कह सकते हैं। आप इतने तुनक मिजाज क्यों हैं? कभी कभी आप आक्रामक भी हो जाते हैं। नेक्स्ट बच्चा पढ़ेगा। धनराज। इसमें पढ़ रहा हूँ मैं। अच्छा, तुम ही पढ़ रहे हो, पढ़ो। इस बात का संबंध मेरे बचपन से जुड़ा हुआ है। मैं हमेशा से ही अपने आप को बहुत असुरक्षित महसूस करता रहा। मैंने अपनी माँ को देखा है कि उन्हें हमारे पालन पोषण में कितना संघर्ष करना पड़ा है। मेरी तुरंग मिजाजी के पीछे वजह है, लेकिन मैं बिना लाग लपेट वाला आदमी हूँ। मन में जो आता है सीधे सीधे कह डालता हूँ।
और बात को कई बार पछतावा भी पड़ता है। मुझसे अपना गुस्सा रोका नहीं जाता। दूसरे लोगों को भी मुझे उकसाने में मजा आता है। मुझे जिंदगी में हर छोटी बड़ी चीज के लिए जूझना पड़ा, जिससे मैं चिड़चिड़ा हो गया हूँ। साथ ही साथ मैं बहुत भावुक इंसान भी हूँ। मैं किसी को तकलीफ में नहीं देख सकता। मैं अपने दोस्तों और अपने परिवार की बहुत कदर करता हूँ। मुझे अपनी गलतियों के लिए माफी मांगने में कोई शर्म महसूस नहीं होती। आपके परिवार के लिए आपके लिए क्या अहमियत है? अहमियत। सबसे अधिक प्रेरणा मुझे अपनी माँ से मिली। उन्होंने हम सब भाइयों बहनों में अच्छे संस्कार डालने की कोशिश की। मैं उनके सबसे नजदीक हूँ। मैं चाहे भारत में रहूं या विदेश में, रोज रात में सोने से पहले माँ से जरूर बात करता हूँ। मेरी माँ ने मुझे अपने प्रसिद्ध को विनम्रता के साथ संभालने की सीख दी है। मेरी सबसे बड़ी भाभी कविता भी मेरे लिए माँ की तरह है और वह भी मेरे लिए प्रेरणा स्रोत करती है। आपने सबसे पहले कृत्रिम घास एस्ट्रोटर्फ पर हॉकी कब खेली? मैंने सबसे पहले कृत्रिम घास तब देखी जब राष्ट्रीय खेलों में नेशनल्स में भाग लेने 1998 में नई दिल्ली आया। मुझे याद है कि किस तरह सौम्या और जोकीम पोलवर मुझे एक कोने में ले जाकर कृत्रिम घास पर खेलने के गुर बता रहे थे, और जब वे बताने में लगे हुए थे, मैं झुक झुक कर उस मैदान को छू रहा था। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि विज्ञान इस कदर तरक्की कर सकता है, जिससे कृत्रिम घास तक उगाई जा सकती है। हर युवक का यह सपना होता है कि उसके पास कार हो। आपके पास आपकी पहली कार कब आई? मेरी पहली कार एक सेकेंड हैंड अरमडा थी, जो मुझे मेरे पहले के एम्प्लॉयर ने दी थी। तब तक मैं काफी नामी खिलाड़ी बन चुका था, मगर यह कोई जरूरी नहीं कि शोहरत पैसा साथ लेकर आए। मैं तब भी मुंबई की लोकल ट्रेनों और बसों में सफर करता था, क्योंकि टैक्सी में चढ़ने की हैसियत मुझ में नहीं थी। मुझे याद है एक बार किसी फोटोग्राफर ने एक भीड़ से भरे रेलवे स्टेशन पर मेरी तस्वीर खींचकर अगली सुबह अखबार में यह खबर छाप दी कि हॉकी का सितारा पिल्ले अभी भी मुंबई की लोकल ट्रेनों में सफर करता है। उस दिन मैंने महसूस किया कि मैं एक मशहूर चेहरा बन चुका हूँ और मुझे लोकल ट्रेनों में सफर करने से बचना चाहिए। लेकिन मैं कर ही क्या सकता था। मैं जो भी थोड़ा बहुत कमाता, उससे अपना परिवार चलाना पड़ता था। धीरे धीरे पैसा जमा करके बहन की शादी की और अपनी माँ के लिए हर महीने पूर्ण पैसे भेजना शुरू किया। आज मेरे पास एक फोर्ड आईफोन है, जिसे मैंने सन 2000 में खरीदा था। मगर वह मगर वह किसी कॉर्पोरेट हाउस का दिया हुआ तोहफा नहीं, बल्कि मेरी मेहनत की गाड़ी कमाई से खरीदी हुई कार थी। सफलता का आपके लिए क्या महत्व है? हॉकी को आपने इतना कुछ दिया, इसके बदले आपको क्या मिला? कुछ रुपए इनाम में मिले थे, मगर आज खिलाड़ियों को जितना मिलता है उसके मुकाबले में पहले कुछ नहीं मिलता था। मेरी पहली जिम्मेदारी थी परिवार में आर्थिक तंगी को दूर करना और उन सबको एक बेहतर जिंदगी देना। विदेश में जाकर खेलने से जो कमाई हुई, उसमें मैंने 1994 में पुणे के बाहु पाटिल रोड पर 2 बेडरूम का एक छोटा सा फ्लैट खरीदा। घर छोटा जरूर है, पर हम सबके लिए काफी है। 1999 में महाराष्ट्र सरकार ने मुझे
पवई में एक फ्लैट दिया। वह ऐसा घर है जिसे खरीदने की मेरी खुद की हैसियत कभी नहीं होती। सेलिब्रिटीज के साथ एक ही मंच पर बैठना कैसा लगता है? बहुत अच्छा। जब हम राष्ट्रपति से मिले तब यह महसूस हुआ कि हम कितने खास हैं। हॉकी ही है जिसके चलते हर जगह प्रतिष्ठा मिली। देखा आप लोगों ने, इससे आप लोगों को पढ़ चुके हो, पहले भी मैं समझा चुकी हूँ। अब बताओ, दोबारा पढ़ लिया, इसका क्या मतलब निकला, क्या समझ में आया आपको? बताओ। जिंदगी की कठिनाइयां। धनराज हैं? पिल्ले की जिंदगी। अपने अपने धनराज पिल्ले की अपने अपने शब्दों में मुझे बताओ, आप लोगों ने इसको धनराज पिल्ले पढ़कर क्या समझा? धनराज पिल्ले जो हमारे हॉकी के बहुत प्रसिद्ध वो है, खिलाड़ी है। मैम उनकी कठिनाई, उन्होंने अपना घर कैसे चलाया, वो हाँ देखो, फेमस इससे ये कैसे बने। आपको पता चल रहा है कि देखो बेटा, हर इंसान का जो जीवन होता है, जो शुरुआत होती है, वो मुश्किलों से भरी होती है। कुछ लोग उन मुश्किलों को देखकर घबरा जाते हैं, हिम्मत हार जाते हैं, और फिर वो उसी तरह की घिसी पिटी जिंदगी जीने के लिए मजबूर हो जाते हैं जो उनके सामने दिख रही होती है। और कुछ लोग उन मुश्किलों से लड़ते हैं, मेहनत करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो जो ये आपने पाठ पढ़ा, धनराज पिल्ले जो हमारे हॉकी के मशहूर खिलाड़ी हैं, उनका भी जीवन कुछ इसी प्रकार का था, मुश्किलों से भरा हुआ था। बचपन उनका बहुत ही तंग था। अपने 3 भाई बहनों में वो सबसे छोटे होने की वजह से उनको वो सारी चीजें अभी समय पर नहीं मिल पाती थी। खेलने का उनका भी इच्छा थी, जो उनके भाई हॉकी खेलते थे तो उनका भी मन हो गया खेलने का, लेकिन उनके पास हॉकी नहीं थी खेलने के लिए। उसके लिए वो अपने दोस्तों की हॉकी उधार लेके खेलते थे, और वो भी उनको इतने आराम से हॉकी नहीं मिल जाया करती थी कि चलो उनके दोस्त आए और उनको हॉकी दे दिया खेलने के लिए। उनको इंतजार करना पड़ता था, जब उनके मित्र दोस्त खेल कर थक जाएंगे तब उनको कहेंगे लो अब तुम खेल लो। तो वो इतना पेशेंस रखकर उस चीज का इंतजार करते थे, और वो बहुत ही जुझारू किस्म के व्यक्ति थे। यानी वो जब ग्राउंड में होते थे खेलने के लिए, तब भी वो बहुत अच्छी प्रैक्टिस करते थे, बहुत अच्छा मेहनत करते थे। और जब वो घर में भी होते थे ना, तो भी वो अपने जो कार्य था उनके हिस्से का, उसको मन से किया करते थे। उसके बाद धीरे धीरे जब उनको सारे उसमें चुन लिया गया, तब वो मन लगाकर खेलने लगे। उसके बाद से उन्होंने कभी भी पीछे मुड़ करके उन्होंने नहीं देखा। फिर वो साथ में ये भी बताते जा रहे हैं कि मेरा नाम कब इतने बड़े उसमें आ गया, मुझे पता ही नहीं था, और मैं तब भी लोकल ट्रेनों में मुंबई के चला करता था। एक बार किसी भीड़ में उनकी फोटो छाप दिया कि इतना बड़ा मशहूर खिलाड़ी जो है लोकल ट्रेन में चलता है, तब उनको पता चला कि मेरा नाम कितना फेमस हो चुका है। और उसके बाद उनके, अब जब उनकी साक्षात्कार लेने वाली विनीता पांडे ने उनसे पूछा कि हर इंसान की इच्छा होती है कि मेरे पास कार हो, घर हो, तो आपको ऐसा नहीं लगा? उन्होंने कहा कि मेरी इतनी हैसियत नहीं थी कि हम अपने लिए कार खरीद सके। उनके किसी मित्र ने उनकी अपनी सेकंड हैंड कार जो है अरमांडा जो थी उस समय की, वो उनको दी थी, मतलब उन्होंने वो खरीदा था। उसके बाद जो है धीरे धीरे मेहनत किया, घर के अपनी बहन की शादी करना और अपनी माँ को पैसे भेजना। और सबसे बड़ी बात उन्होंने क्या कही कि चाहे वो अब इतने फेमस इंसान बन चुके हैं, उसके बाद भी चाहे वो देश में रहें चाहे विदेश में रहें, हर रात वो अपनी माँ को बिना फोन किए नहीं सोते हैं। यानी माँ का उनके लिए प्रेरणा स्रोत है माँ उनकी, क्योंकि माँ की मेहनत से ही आज वो इतने सफल हुए हैं। यानी कि हर माँ बच्चे को अपने एक सफल जिंदगी देना चाहती है। उनकी माँ ने कड़ी मेहनत करके अपने बच्चों को इस काबिल बनाया, तो वो अपनी माँ के इस जो बलिदान है, जो योगदान है उनके जीवन के प्रति, उसको वो बहुत अच्छे से बाखूबी समझते हैं। आज चाहे वो बाहर भी उनको जाना पड़ रहा है, बाहर भी रहना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी वो उनके अंदर इस तरह के कोई भी भाव नहीं उत्पन्न हुए हैं कि वो अपनी पुरानी बातों को भूल जाए। उसके बाद उन्होंने कहा कि मुंबई के जो महाराष्ट्र की जो सरकार है उनको इतना बढ़िया तोहफा में, मतलब इतना बड़ा मकान कॉर्पोरेट हाउस दिया, जो कि वो कहते हैं कि मैं कितनी भी मेहनत कर लूं तो भी मेरी औकात नहीं होगी इतनी
इतना बड़ा घर खरीदने का, ठीक है। मेरी मेहनत की गाड़ी कमाई से नहीं खरीदी हुई कार है, मतलब उसके बाद उन्होंने 2000 में कार खरीदी फोर्ड आइकॉन, है ना। वो उन्होंने कहा कि मैंने मेहनत से खरीदा अपने, ये नहीं कि मुझे फ्री में मिला है। उसके बाद विनीता ने उनसे पूछा कि आपके सफलता का आपके लिए क्या महत्व है, हॉकी को आप इतना कुछ दिए, इसके बदले में आपको क्या मिला। मतलब आज देखा जाए, आज के जितने बड़े जो ये खिलाड़ी हैं क्रिकेट के या दूसरे और भी, उनको जितना पैसा मिलता बेटा, पहले के समय में इतने खिलाड़ियों को इतना पैसा नहीं मिला करता था। तो इस पर उन्होंने, विनीता ने कहा कि आपने इतना सब कुछ दिया हॉकी को, अपना मेहनत, है ना, अपना समय, अपना योगदान, तो उसके बदले में आपको क्या मिला। तो धनराज जी ने उसके बाद कहा कि कुछ रुपए इनाम में मिले थे, मगर आज खिलाड़ियों को जितना पैसा मिलता है उसके मुकाबले वो कुछ भी नहीं था। आज इस समय जितना खिलाड़ियों को मिलता है उतना पहले के समय में कुछ भी नहीं था। उन्होंने कहा मेरी पहली जिम्मेदारी थी मेरा परिवार, क्योंकि मेरा परिवार जो था वो आर्थिक तंगी में था और मुझे पहले उसको दूर करना था, अपने परिवार की आर्थिक तंगी दूर करना था। उन सब अपने परिवार के हर एक व्यक्ति को एक बेहतर जिंदगी देना था, क्योंकि उनके परिवार में कौन था, उनकी माँ थी, उनकी बहन थी, उनके भाभी कविता, जिसको कि वो अपनी माँ के बाद उतना ही इज्जत देते हैं, है ना। तो उन्होंने कहा कि मैंने उसके लिए पहले क्या किया, विदेश में जाकर खेलने से जो उनको कमाई हुई थी उससे उन्होंने 1994 में पुणे के भाव पाटिल रोड पर 2 बेडरूम का एक छोटा सा फ्लैट खरीदा। वो घर छोटा जरूर था, 2 बेडरूम वाला ही था, लेकिन वो अपना था। कोई भी चीज जब अपनी होती है ना बेटा तो वो बहुत अच्छी लगती है। तो धनराज पिल्ले कहने का मतलब है कि 2 रूम का छोटा सा घर जरूर था, पर हम सबके परिवार के लिए बहुत बड़ा था, मतलब बड़ा मतलब काफी था। 1999 में महाराष्ट्र सरकार ने फिर उनको पवई में एक फ्लैट दिया। वह घर ऐसा घर था जिसे खरीदने की उनकी खुद की हैसियत कभी भी नहीं हो सकती, यानी कि इतना बड़ा घर था कि उसको खरीदने की उनकी आज भी हैसियत नहीं हो सकती। उसके बाद विनीता जी पूछती हैं कि जब सेलिब्रिटी के साथ आप मंच पर बैठते हैं तो आपको कैसा लगता है। सेलिब्रिटी का मतलब समझ रहे हो आप लोग, बोलो। यस मैम। हाँ, कौन सेलिब्रिटी किसे कहते हैं? मैम स्टार्स को। हाँ, सुपरस्टार जब आप उनके साथ बैठते हो तो आपको कैसा लगता है? तो धनराज जी कहते हैं कि बहुत अच्छा लगता है। जब हम राष्ट्रपति से मिले तब यह महसूस हुआ कि हम कितने खास हैं। मतलब वो स्टेज पर जब वो राष्ट्रपति उनसे मिलने के लिए आए हॉकी के खिलाड़ियों से, तब उनको लगा कि हम कितने खास हैं। हॉकी ही है जिसके चलते उनको यह प्रतिष्ठा मिली। तो बच्चे, जो भी काम हम करते हैं उसको अगर हम मन से करेंगे, है ना, पूरी लगन से करेंगे, तो हमारा नाम जरूर होगा। आप लोग अभी छोटे बच्चे हो, इन सब चीजों को पढ़कर आप लोग भी कोई ना कोई प्रेरणा ले सकते हो। ओके ओके मैम। अब देखो, पहला क्वेश्चन है इसमें, साक्षात्कार पढ़कर आपके मन में धनराज पिल्ले की कैसी छवि उभरती है? चलिए बताइए आंसर। साक्षात्कार पढ़ के हमारे मन मैम, में मेहनती। धनराज पिल्ले की यह छवि उभरती है कि वह दुबले पतले से दिखने वाले भारत के एक साधारण परिवार में जन्म किसी आम युवक जैसी है। उन्होंने जमीन से उठकर आसमान तक पहुंचने का सफर तय किया है। एक एक साधारण बचपन जीने वाले धनराज पिल्ले आज हॉकी के नामी खिलाड़ी हैं, फिर भी वे अपनी जड़ों को नहीं भूले हैं। बिल्कुल सही आंसर है कि मतलब वो अपनी जड़ को नहीं भूले। इतने बड़े नामी खिलाड़ी बनने के बाद भी मतलब उन्होंने अपने जड़ को, अपने पुराने उसको जो है नहीं भूला है। और वो शुरू से ही मेहनती जुझारू किस्म के व्यक्ति थे और अपने जीवन में उन्होंने अपने इसी योग्यता के बल पर सफलता पाई, है ना। यस मैम। हाँ, नेक्स्ट है फियोना। धनराज पिल्ले ने जमीन से उठकर आसमान का सितारा बनने तक की यात्रा तय की, तो इसको आप कम से कम 100 शब्दों में बताइए, क्या बोलेंगे? चलिए फियोना बोलिए। बोलो फियोना। फियोना बस गायब हो गई फियोना। काव्या बोलो। मैम 1 मिनट, 1 मिनट। 1 मिनट। सुनते नहीं हो इतनी बार आवाज लगाने के बाद भी। और कोई, एनीवन? मुकुल, वेदिका,
कितना टाइम लगेगा बेटा? बोलो वेदिका, आप बोलो, दिव्यांशु प्रताप आप बोलो, माही बोलो, जिसको आता वो बोलिए। कौन बोल रहा है? माही बोलो। मैम, धनराज पिल्ले का बचपन मुश्किलों से भरा हुआ था। उन्होंने अभाव और गरीब को करीब से देखा और महसूस किया था। उनके पास अपने लिए एक हॉकी स्टिक तक खरीदने के पैसे नहीं थे। शुरू में दोस्तों से उधार लेकर और बाद में अपने बड़े भाई की पुरानी स्टिक से उन्होंने काम चलाया। मात्र 16 साल की उम्र में उन्हें मणिपुर में 1986 में जूनियर राष्ट्रीय हॉकी खेलने का अवसर मिला। सन 1986 में उन्हें सीनियर टीम में स्थान मिला। उस वर्ष उन्होंने अपने बड़े भाई रमेश के साथ मिलकर उन्होंने मुंबई लीग में खूब धूम मचाई, बेहतरीन खेल खेला। अतः 1989 में उन्हें ऑल इवन एशिया कप कैंप के लिए चुन लिया गया। उसके बाद शुरू हुई उनकी सफलता की कहानी। उन्होंने फिर कभी उसके बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा। गुड। मैम मैं बताऊं? हाँ बताओ। धनराज पिल्ले का बचपन मुश्किलों से भरा हुआ था। उन्होंने अभाव और गरीबी को करीब से देखा और महसूस किया था। उनके पास अपने लिए एक हॉकी स्टिक तक खरीदने के पैसे नहीं थे। शुरू में तो दोस्तों के उधार लेकर और बाद में अपने बड़े भाई की पुरानी स्टिक से उन्होंने काम चलाया, लेकिन आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई। मात्र 16 साल की उम्र में उन्हें मणिपुर में 1986 में जूनियर राष्ट्रीय हॉकी खेलने का अवसर मिला। सन 1986 में उन्हें सीनियर टीम के स्थान मिला। उस वर्ष अपने बड़े भाई रमेश के साथ मिलकर उन्होंने मुंबई लीग में अपने बेहतरीन खेल से खूब धूम मचाई। 1989 में उन्होंने ऑलवीन एशिया कप कैंप के लिए चुन लिया गया। उसके बाद शुरू हुई उनकी सफलता की कहानी और उन्होंने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। Yes, right. बेटा जिनका घर में बातचीत हो रही है जरा वो अपने आप को अनम्यूट ना करें। ओके, दिव्यांशु प्रताप। यस मैम। बोलो। मेरी माँ ने मुझे अपनी प्रसिद्धि को विनम्रता से संभालने की सीख दी है। धनराज पिल्ले, इस बात का क्या अर्थ है? ओके मैम, मेरी माँ ने मुझे अपनी प्रसिद्धि को विनम्रता से संभालने की सीख दी है। इससे धनराज पिल्ले ये बताना चाहते हैं कि वो बहुत बड़े प्लेयर तो बन गए, लेकिन उन्होंने कहा कि जब अगर मैं अपने देश में रहूं या विदेश में, रात में सोने से पहले मैं हमेशा अपनी माँ को आखिरी फोन करता था। मैम मैं बताऊं? हाँ बोलो, आप बोलो। धनराज पिल्ले कहते हैं कि उनकी माँ ने उन्हें अपनी प्रसिद्धि को विनम्रता से संभालने की सीख दी है। इसका यह अर्थ है कि प्रसिद्ध प्रकार पाकर स्वयं को इतना बड़ा नहीं समझ लेना चाहिए कि हम दूसरों का आदर और सम्मान करना ही भूल जाएं। हाँ, सफलता चढ़कर बीते दिन भुला देना जरा भी समझदारी की बात नहीं है। धनराज की माँ ने उन्हें यही सिखाने की कोशिश की होगी कि सफलता पाकर घमंड नहीं करना चाहिए, अपितु और अधिक नम्र हो जाना चाहिए। तभी प्रसिद्धि तथा मान सम्मान सदा साथ रहते हैं। बिल्कुल सही आंसर है फियोना।
ओके, Yes, ma'am. और कोई बताएगा? और कोई इसको बताएगा? मैम मैम मैं बताऊं? हाँ बताओ मैम बताओ, मैं आइडल बोलो बोलो। मैम ओके मैम, धनराज पिल्ले का ये कहना, मेरी माँ ने मुझे अपनी प्रसिद्धि को विनम्रता से संभालने की सीख दी है, का तात्पर्य है कि मनुष्य चाहे कितनी भी सफलता की सीढ़ी चढ़ जाए, उसे कभी घमंड नहीं करना चाहिए और हाँ, किसी को अपने से छोटा नहीं समझना हाँ, चाहिए। माँ की इसी सीख को उन्होंने जीवन में अपनाया है। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही आंसर है। ये है आप लोगों को समझने, मतलब जो बच्चा इस चीज को समझ लेगा ना चैप्टर पढ़ के, तो वो अपने आप से भी आंसर बना के दे सकता है। यस, राइट आंसर। और कोई? एनीवन? एनीवन? किसी को नहीं? कोई नहीं देना चाहता इसके अलावा? चलो, गुड। वेदिका ने दिया था आंसर। Yes, यस ma'am. मैम। अब है अगला साक्षात्कार से आगे, ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता, क्यों? हॉकी का जादूगर क्यों मैं कहा जाता? बताऊं? हाँ बोलो। मेजर ध्यानचंद हॉकी के एक प्रसिद्ध खिलाड़ी थे। हॉकी की स्टिक हाथ में लेकर वे किसी जादूगर की भांति विपक्षी टीम के सदस्यों के बीच में गेंद निकालकर ले जाते थे। वे हॉकी खेलने में माहिर थे। उनके दाव पेच समझ पाना अत्यंत कठिन था। उन्हें हराना तो दूर की बात थी, लोग उन्हें हॉकी खेलते देखकर दांतों तले उंगली दबा लेते थे। यही कारण था कि उन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है। और कोई? मैम दिव्यांशु प्रताप सिंह। हाँ बोलो दिव्यांशु। ध्यानचंद तो हॉकी का जादूगर इसलिए कहा जाता था क्योंकि जब वो हॉकी खेलते थे तो वो ऐसे हॉकी खेलते थे कि किसी को पता ही नहीं लगता था कि कब बॉल यहाँ से चली गई। सब लोग कहते थे कि बॉल उनके हॉकी से ही चिपक जाती थी और वो बॉल सीधा गोल मार देते थे। उनके दाव पास को देख के हैरान हो जाता था, जिसकी वजह से ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर। गुड। और कोई भाई? तन्वी? तन्वी? मैम मैं आइडल यस यस यस। ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता था क्योंकि जैसे जादूगर अपने दांव पेचों से हमारी ही आंखों के सामने न जाने क्या क्या करतब कर दिखाता है और हमें दांतों से उंगली दबा लेते हैं, वैसे ही ध्यानचंद भी हॉकी खेलने में माहिर थे। यस राइट। कोई भी ऐसा दांव पेच नहीं जो उन्हें न आता हो, कि कोई भी हॉकी में उन्हें मात नहीं दे सकता। वेरी गुड, वेरी गुड आंसर। किन विशेषताओं, अच्छा अभी ये जो मीटिंग है ओवर होगी तो दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, ओके मैम। यहीं पे दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि 10 o'clock आप लोगों का खत्म होगा ना, तो 15-20 मिनट अभी आप लोगों को आधा घंटा का क्लास और इसी पर ज्वाइन कर लेना। किन विशेषताओं के कारण हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल माना जाता है? बोलो। मैम कैन आई टेल? यस यस मैम यस। मैं आइडल हॉकी एक प्राचीन खेल है। यह पुराने समय में भारत में खेला जाता रहा है। इसके प्रति लोगों का आकर्षण और रुचि कभी कम नहीं हुई। हॉकी खेलने के लिए बहुत अधिक साधन और धन जुटाने की भी आवश्यकता नहीं है। सीमित संसाधन में खेला जाने वाला यह खेल निरंतर विकसित और प्रचलित होता रहा, इसलिए इसे भारत का राष्ट्रीय खेल माना जाता है। वेरी गुड। और हम बोलो, कौन बोल रहा था? मम्मी आइडल काव्या। हाँ काव्य बोलो। हॉकी का खेल काफी पहले जमाने से भारत में खेला जाता आ रहा है। इसे राजा महाराजा से लेकर ग्रामीण लोग थे। आज भी इस खेल के प्रति रुचि देश एवं विदेशों में बना हुआ है।
इस खेल को खेलने में अधिक पैसे की जरूरत नहीं पड़ती है। पुराने जमाने के लोग पेड़ों की टहनियों से इस खेल को खेला करते थे। यह खेल वर्षों से लगातार आगे ही बढ़ता जा रहा है। यह सीमित संसाधन में खेला जाने वाला खेल है, इसलिए भारत का राष्ट्रीय खेल माना जाता है। गुड। और कौन बता रहा है? और कौन बता रहा है? बस, और किसी को नहीं आता? मैम कैन आई टेल? हाँ बोलो 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 बोलो। ओके मैम। हॉकी एक प्राचीन खेल है। यह पुराने समय से भारत में खेला जाता रहा है। इसके प्रति लोगों का आकर्षण और रुचि कभी कम नहीं हुई। हॉकी खेलने के लिए बहुत अधिक साधन और धन जुटाने की भी आवश्यकता नहीं है। सीमित संसाधन में खेला जाने वाला यह खेल निरंतर विकसित और प्रचलित होता रहा है, इसलिए इसे भारत का राष्ट्रीय खेल माना जाता है। गुड। ओके, अब बोलो, आप समाचार पत्र पत्रिकाओं में छपे हुए साक्षात्कार पढ़ें और अपनी रुचि से किसी व्यक्ति को चुनें, उसके बारे में जानकारी